हम इस कहानी की शुरुआत में सबसे पहले साइबेरिया की एक जेल को देखते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद रशियंस ने जर्मन सिपाहियों को यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है और वो इन रशियन सिपाहियों से लेड की खदानों में काम करवाते हैं। इस जेल की सिक्योरिटी बहुत ही कम थी क्योंकि यहाँ से कैदियों के भाग पाने के आसार बहुत कम थे और ऐसा इसलिए था क्योंकि साइबेरिया की इस जेल के बाहर 14,000 किलोमीटर तक बस बर्फ ही बर्फ फैली है और 14,000 किलोमीटर तक कोई भी इंसानी बस्ती नहीं है। इसीलिए इस जेल से भागना भी खुद को बड़ी मुसीबत में डालने के बराबर है। लेकिन इन्हीं कैदियों के बीच एक ऐसा कैदी भी था जो यहाँ से भाग के अपने परिवार के पास जाना चाहता था। इस कैदी का नाम है क्लेमन फोरेल। इस जर्मन कैदी को यहाँ पे 25 साल की सजा काटनी है, लेकिन ये यहाँ से भागना चाहता है। ये नहीं चाहता कि इसे अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पे एक कैदी के तौर पे बितानी पड़े। एक दिन क्लेमन को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और वो कोयला ले जाने वाली मालगाड़ी में बैठ के यहाँ से निकल जाता है। क्लेमन इस मालगाड़ी में खुले आसमान और टिमटिमाते तारों को देख के काफी ज्यादा खुश होता है, मानो कि उसे आजादी मिल गई हो। लेकिन मालगाड़ी कुछ दूर आगे जाते ही रुक जाती है। जब क्लेमन उस डब्बे से निकल के बाहर झांकता है तो देखता है कि उसके सामने एक रशियन सिपाही खड़ा है। मतलब साफ था कि क्लेमन भागता हुआ पकड़ा गया है। क्लेमन को अब वापस से जेल लाया जाता है। इसके बाद क्लेमन को इस जेल से भागने की सजा के तौर पे ओपन एयर सेल में रखा जाता है। पूरे 2 दिन इस ओपन एयर सेल में बिताने के बाद इस जेल का वार्डन क्लेमन को इस सेल से बाहर निकालता है और क्लेमन से कहता है कि तुम्हारे साथी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब क्लेमन अपने साथियों के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके साथी लाठी और डंडों के साथ उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि क्लेमन के भागने की वजह से पिछले 2 दिनों से उनको भूखा रखा गया था और उन्हें लगातार लेड की खदान में काम करवाया जा रहा था। क्लेमन को वहाँ पे देखने के बाद उसके साथियों का गुस्सा उस पे भड़क उठता है और उसे लाठी डंडों से बहुत मारते हैं। क्लेमन को ये पड़ने वाली मार इतनी ज्यादा थी कि क्लेमन को उसी जेल के हॉस्पिटल में भर्ती तक करवाना पड़ता है। इस हॉस्पिटल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी है। डॉक्टर भी क्लेमन की इस बहादुरी को देख के काफी ज्यादा आश्चर्य करता है। क्लेमन डॉक्टर से कहता है कि मैं एक बार यहाँ से फिर से भागना चाहता हूँ, क्या आप मेरी इसमें कोई मदद कर सकते हैं? तो डॉक्टर क्लेमन से कहता है यहाँ से भागना या फिर भागने की सोचना भी दोनों ही पागलपन है, क्योंकि पहली बात तुम यहाँ से जिंदा बाहर निकल नहीं सकते और अगर तुम जिंदा बाहर निकल गए तो उसके बाद तुम जिंदा अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि बाहर खून जमाने वाली ठंड कुछ देर में ही तुम्हारा काम तमाम कर देगी। लेकिन डॉक्टर एक बात और कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो तुम मर तो वैसे भी जाओगे, क्योंकि तुम जिस लेड की खदान में काम करते हो उस लेड के पार्टिकल्स हवा में घुल के तुम्हारी बॉडी के अंदर जाते हैं, जो कि शरीर में जाने के बाद कैंसर जैसे रोग को पैदा करता है। इसीलिए एक बार तुम्हें फिर से भागने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। इसके बाद उस जर्मन डॉक्टर ने क्लेमन को ठंड से बचने के लिए अपने गर्म कपड़े और जूते दिए और साथ ही ये भी बताया कि रशियन सैनिक अपना खाना रेलवे ट्रैक के किनारे छुपा के रखते हैं और क्लेमन को एक गन भी दी जिससे कि क्लेमन अपनी रक्षा कर सके। ये सारा सामान डॉक्टर ने अपने लिए इकट्ठा करके रखा था, क्योंकि डॉक्टर खुद ही उस जेल से भागना चाहता था। लेकिन डॉक्टर को ये बात 1 हफ्ते पहले ही पता चली थी कि डॉक्टर कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित है और उसके पास 1 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं है। डॉक्टर क्लेमन को एक लंच बॉक्स देता है और कहता है कि अगर तुम जिंदा बच गए तो ये लंच बॉक्स मेरी फैमिली तक पहुंचा देना और बता देना उनको कि मैं अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका हूँ। उस रात क्लेमन वापस जेल से भाग निकलता है और इस बारी वो मालगाड़ी की जगह पैदल जाना ही अच्छा समझता है। अगली सुबह जब उस जेल के वार्डन को क्लेमन के भागने की बात पता चलती है तो वो डॉक्टर के कमरे में जाता है, लेकिन वार्डन के डॉक्टर के कमरे में पहुंचने से पहले ही डॉक्टर ने अपनी जान ले ली थी। इसके बाद उस जेल वार्डन ने रशियन सिपाहियों को क्लेमन को ढूंढ निकालने का ऑर्डर दिया। क्लेमन की ये खोज कई दिनों तक चलती रही, लेकिन क्लेमन का कहीं भी कोई पता नहीं चलता। अब सबको ऐसा लगने लगा था कि क्लेमन साइबेरिया की इस खून जमाने वाली ठंड में जम के मर चुका होगा, लेकिन इस बात पे इस जेल के वार्डन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। उसको पता है कि क्लेमन ढीठ है, इतनी आसानी से नहीं मर सकता। वो अभी भी क्लेमन की तलाश को जारी रखने का ऑर्डर देता है। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि क्लेमन पूरे जोश और उत्साह के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा होता है। इतने में क्लेमन को पीछे से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। क्लेमन पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि उसकी तरफ एक स्लेज बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है। वो स्लेज क्लेमन को कुचल के आगे निकल जाता है। इतने में क्लेमन की आंख खुलती है और वो पाता है कि वो तो बस एक सपना देख रहा था। क्लेमन को जेल से भागे हुए पूरे 9 दिन हो चुके हैं और क्लेमन के पास खाने के लिए खाना भी खत्म हो चुका है। खाने की कमी और बढ़ती भूख की वजह से क्लेमन का ये सफर अब धीरे धीरे उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन क्लेमन अभी भी हिम्मत जुटा के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर उसका साथ छोड़ देता है और एक दिन वो बेहोश होकर बर्फ में गिर जाता है। लेकिन जब कुछ देर बाद क्लेमन की आंख खुलती है तो उसे एक अजीब सी आवाज आ रही होती है। वो जब अपनी गर्दन उठा के आगे की तरफ देखता है तो उसे उन्हीं बर्फ के बीच में एक सील चलती हुई नजर आती है। ये सब देखने के बाद क्लेमन की आंखें उम्मीदों से चमक उठती है। वो अपनी गन निकालता है और सील के ऊपर निशाना लगाता है, लेकिन उसका निशाना
निशाना चूक जाता है। सील गन की आवाज से अब भागने लगती है और वो पानी की तरफ जाने लगती है। इसके बाद क्लेमन भी गिरता पड़ता उस सील के पीछे भागने लगता है। इससे पहले कि क्लेमन उस सील पे वापस गोली चलाता, सील एक बर्फ के चट्टान के पीछे चली जाती है। सील अब पानी के अंदर जाने ही वाली होती है। इतने में क्लेमन अपनी आखिरी गोली चलाता है। इस बार क्लेमन की किस्मत अच्छी होती है और ये गोली उस सील को लग जाती है। क्लेमन बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे अब आगे का सफर तय करने के लिए खाना मिल चुका था। अब क्लेमन कई दिनों के बाद भरपेट खाना खाता है, आग जला के वहीं पे आराम भी करता है और अगली सुबह अपने आगे के सफर के लिए निकल जाता है। क्लेमन अपने इस सफर को कई दिनों तक अकेला ही पूरा करता है। दूर दूर तक उसके पूरे रास्ते में बस बर्फ ही दिखाई देती है। ऐसे में क्लेमन की दिमागी हालत भी खराब हो सकती थी, इसीलिए क्लेमन पूरे रास्ते खुद से ही बातें करता था और क्लेमन खुद के साथ पॉजिटिव बातें करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता। क्लेमन कभी बीच बीच में अपना कैंपस निकाल के रास्ता भी देखता रहता था ताकि वो रास्ता न भटक जाए। क्लेमन को इसी तरह अपने सफर को पूरा करते करते 2 महीने का टाइम गुजर चुका है। 2 महीने बाद क्लेमन को इसी बर्फीले मैदान में एक झाड़ी जैसा पेड़ दिखाई पड़ता है। क्लेमन इस पेड़ को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और दौड़ के उस पेड़ को गले से लगा लेता है। दरअसल ये पेड़ इस बात का संकेत है कि क्लेमन अपने 2 महीने के इस लगातार सफर के बाद आर्कटिक सर्कल से बाहर निकल चुका है। इधर हम जेल वार्डन को देखते हैं कि उसने अभी भी क्लेमन को ढूंढने के ऑर्डर्स जारी रखे हैं। वो अपने सिपाहियों को बुलाता है और क्लेमन को ढूंढने के लिए 500 किलोमीटर का रेडियस तय करता है। इधर हम देखते हैं कि क्लेमन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ ही रहा होता है। इतने में ही बर्फीला तूफान आ जाता है। ये तूफान इतना तेज होता है कि कई पेड़ों को जड़ से ही उखाड़ देता है। जैसे ही क्लेमन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, एक पेड़ आके क्लेमन के ऊपर ही गिर जाता है। लेकिन क्लेमन की यहाँ पे भी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि क्लेमन पे इस पेड़ को गिरते हुए सैम जॉन और मेटन नाम के 2 आदमी देख लेते हैं जो कि इस जंगल में सोने की तलाश में आए हैं। वो उस पेड़ को हटा के क्लेमन की जान बचा लेते हैं। अब इसके बाद आगे का सफर ये तीनों मिलके एक साथ तय करते हैं। कई दिनों तक ये सफर ऐसे ही चलता रहता है। अब ये तीनों उस बर्फीले मैदान से बाहर निकल आए थे और जंगलों की तरफ थे। इतने में ही इनके सामने एक नदी आ जाती है। अब इन तीनों को उस नदी को पार करना था। ये तीनों मिलके एक लकड़ी की नाव तैयार करते हैं और उसी नाव के सहारे इस नदी को पार करने लगते हैं। ये तीनों इस नदी को पार करते समय आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को अपने बचपन के किस्से सुनाते हैं। इसी बीच अचानक से ही नदी का बहाव तेज हो जाता है जिसके ऊपर बैठे सैम जॉन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नदी के अंदर गिर जाता है। चूंकि सैम जॉन को तैरना नहीं आता था इसीलिए वो नदी के अंदर डूबने लगता है। सैम जॉन को डूबता देख के क्लेमन भी पानी के अंदर छलांग लगा देता है और सैम जॉन को किनारे तक ले आता है। लेकिन दूसरी तरफ मेटन को मानो जैसे इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मेटन इन दोनों को पानी के अंदर मरने के लिए छोड़ देता है और वो नाव लेकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। कुछ देर बाद मेटन एक झोपड़ी के पास पहुंचता है। ये वो झोपड़ी थी जहां वो सैम जॉन के साथ सोना खोजने की तलाश में रुका हुआ था। मेटन के मन में लालच आ जाता है। वो सैम जॉन को मरा हुआ मान के उसके हिस्से का सोना अपने पास रख लेता है और उस झोपड़ी में पड़ा हुआ उसका बाकी का सामान भी। लेकिन कुछ देर बाद ही क्लेमन और सैम जॉन वहाँ पे आ पहुँचते हैं। मेटन की इस धोखेबाजी वाली नीयत को देख के सैम जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसकी गोली मार के वहीं पे हत्या कर देता है। इसके बाद ही क्लेमन और सैम जॉन अपना सामान बांधते हैं और आगे के सफर पे निकल जाते हैं। ये दोनों सफर अपना चालू रखते हैं और किसी इंसानी बस्ती की तलाश करते हैं कि इनको कैसे भी कोई भी इंसानी बस्ती दिख जाए। रास्ते के साथ साथ समय भी कटता रहता है और एक बार फिर से ठंड का मौसम आ जाता है। अब जितना भी हरा पेड़ और जंगल था वापस से बर्फ की चादर ओढ़ लेते हैं। सैम जॉन का सामान काफी ज्यादा भारी होता है जिसकी वजह से सैम जॉन को बर्फ में चलने में थोड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए क्लेमन ये सब देखते हुए सैम जॉन से कहता है कि लाओ तुम्हारा सामान थोड़ी देर के लिए मैं उठा लेता हूँ। लेकिन इस बात पे सैम जॉन को लगता है कि क्लेमन भी शायद उसका सोना लेना चाहता है और उसके मन में लालच आ गया है। इसीलिए वो क्लेमन के ऊपर वार करके उसे बेहोश कर देता है। इसके कुछ देर बाद क्लेमन की बेहोशी टूटती है तो वो देखता है कि उसकी तरफ कुछ जंगली भेड़िए बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। क्लेमन अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है लेकिन वो भेड़िए उसके पैर को पकड़ के नीचे खींच रहे होते हैं। आखिरकार वो पेड़ पतला होने के कारण टूट जाता है। इसके बाद क्लेमन की मौत पक्की थी। इतने में ही क्लेमन को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो गोली उस एरिया में रहने वाले कुछ शिकारियों ने चलाई थी और एंड टाइम पे आके क्लेमन की जान बचा ली थी। जिसके बाद वो शिकारियों का समूह क्लेमन को अपने गांव लेके जाता है। उस गांव के बाकी लोग मिलके क्लेमन का इलाज करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। क्लेमन की सालों की मेहनत रंग लाई थी। आखिरकार वो किसी इंसानी बस्ती के पास पहुंच गया। अब कुछ दिनों तक क्लेमन इसी गाँव में रुकता है। ये गाँव वाले भी क्लेमन की देखभाल और इज्जत करते हैं। लेकिन इस गाँव में एक दिन एक नोटिस आता है। वो नोटिस उसी जेल के वार्डन के द्वारा भेजा गया था। उस नोटिस के अंदर लिखा था कि रसिया की जेल से एक जर्मन कैदी सिपाही
भागा है, अगर किसी ने भी उसे पनाह दी तो उसे देशद्रोही माना जाएगा। अब ना चाहते हुए भी क्लेमन को इस गांव को छोड़ के जाना पड़ता है। क्लेमन के जाने से पहले गांव वालों ने क्लेमन के लिए ढेर सारा खाना और उसे एक शिकारी कुत्ता भी दिया था। अब क्लेमन के पास अपना सफर तय करने के लिए उसका एक साथी भी था। क्लेमन जब अपना सफर पूरा ही कर रहा होता है, इतने में ही उसे रास्ते में एक लकड़ी की मील दिखाई देती है। क्लेमन का वो कुत्ता उस मील के अंदर चला जाता है खाना लेके आने के लिए। वहाँ पे एक आदमी उस कुत्ते को गोली मारने ही वाला होता है कि क्लेमन भी उस मील में पहुंच जाता है अपने कुत्ते की जान बचाने के लिए। वहाँ के वर्कर्स क्लेमन को पहचान लेते हैं और उसे पकड़ के अपने मील मालिक के पास ले जाते हैं। क्लेमन अपनी कहानी वहाँ के सभी मील वर्कर्स और वहाँ के मालिक को सुनाता है। क्लेमन की कहानी सुन के वहाँ के लोगों को क्लेमन से हमदर्दी हो जाती है। वो क्लेमन को खाना देते हैं और उसे जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बिठा देते हैं। क्लेमन उस ट्रेन में बैठने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है। उसे इस बात की खुशी होती है कि आखिरकार इतने सालों के बाद वो अपनी फैमिली से मिल पाएगा। लेकिन उस मील के मालिक ने ये खबर वार्डन तक पहुंचा दी थी। वार्डन अपने सिपाहियों के साथ अगले स्टेशन पे तैनात रहता है, लेकिन ट्रेन के स्टेशन पे पहुंचने से पहले ही क्लेमन ने स्टेशन पे खड़े उन सिपाहियों को देख लिया था। क्लेमन की किस्मत अच्छी रहती है कि वो ट्रेन के स्टेशन पे पहुंचने से पहले ही ट्रेन से नीचे उतर जाता है, लेकिन ट्रेन से उतर के भागते समय क्लेमन वापस से उन सिपाहियों की नजर में आ जाता है। वो सारे रशियन सिपाही क्लेमन का पीछा कर रहे होते हैं। क्लेमन जल्दी जल्दी भाग के उन पटरियों को पार कर लेता है, लेकिन अचानक ही क्लेमन के सामने वार्डन आके खड़ा हो जाता है। अब ये देखने के बाद क्लेमन का दिल बैठ जाता है। क्लेमन की इतनी सालों की मेहनत धरी की धरी रह गई थी। इससे पहले वार्डन क्लेमन को आगे बढ़ के गिरफ्तार करता। क्लेमन का कुत्ता वार्डन पे हमला कर देता है। इतने में क्लेमन को वहाँ से बच के भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन जब क्लेमन भाग रहा होता है तो उसे पीछे से गोली चलने की आवाज आती है। क्लेमन जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो पाता है कि उसका कुत्ता मर चुका है। क्लेमन के लिए ये समय भी बहुत ही दुख भरा था, लेकिन क्लेमन के पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। क्लेमन जैसे तैसे एक मालगाड़ी के ऊपर कूद के अपनी जान बचा के भाग जाता है। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहता है और क्लेमन का सफर जारी रहता है। धीरे धीरे अब 1952 का टाइम आ चुका था। क्लेमन को उस जेल से भागे पूरे 7 साल हो चुके थे। अब वो इस टाइम पे सेंट्रल एशिया के अंदर था और एक गांव के मेले में घूम रहा था। इस मेले के अंदर अलग अलग प्रकार की खाने की चीजों को देख के उसका मन उन चीजों को खाने का तो कर रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। क्लेमन की इसी मेले के अंदर कुछ लड़कियों पे नजर जाती है जो कि इस मेले में पैनकेक बेच रही थी। क्लेमन का उस पैनकेक को खाने का मन तो बहुत था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की की नजर क्लेमन पे पड़ जाती है और वो पैनकेक का एक हिस्सा तोड़ के क्लेमन को खाने के लिए दे देती है। ये बात क्लेमन को बहुत अजीब लगती है, लेकिन क्लेमन को इस टाइम पे बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए क्लेमन पैनकेक को खा लेता है। उस मेले में उस टाइम पे एक जूइस आदमी भी मौजूद होता है जो कि ये सब अपनी आंखों से देखता है। इसके बाद ही क्लेमन एक चर्च के अंदर जाता है। वो जूइस आदमी भी क्लेमन का पीछा करते हुए उस चर्च के अंदर चला जाता है। दरअसल ये जूइस आदमी भी एक जमाने में वॉर प्रिजनर हुआ करता था, जिसकी वजह से इसने क्लेमन को पुलिस के हवाले नहीं किया। ये क्लेमन की मदद करना चाहता था, इसीलिए क्लेमन को ये अपने साथ अपने घर ले आता है। क्लेमन इस आदमी के घर आने के बाद अपनी सेविंग करता है और अपने पुराने हुलिये में वापस आता है। इसके बाद उस आदमी ने क्लेमन को एक नया पासपोर्ट दिया, जिससे क्लेमन रसिया का बॉर्डर पार करके अपने देश जर्मनी जा सके। क्लेमन भी उस आदमी का सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करके बॉर्डर की तरफ निकल जाता है, लेकिन बॉर्डर पे चेकिंग के वक्त क्लेमन के मन में डर भी होता है कि कहीं गार्ड उसे पहचान न ले और उसके इतने सालों की मेहनत बर्बाद न चली जाए। लेकिन क्लेमन यहाँ पे नहीं पकड़ा जाता और यहाँ के सिक्योरिटी चेक्स को भी पार कर लेता है। अब ये सब होने के बाद क्लेमन के मन में इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी कि वो चाह के भी अपनी हंसी को दबा नहीं पा रहा था। अब आखिरकार क्लेमन के पांव उस ब्रिज पे थे जिसे वो पार करने के बाद अपने देश जर्मनी के अंदर होता। लेकिन वो जैसे ही आधे रास्ते पहुंचने ही वाला होता है, उसके आंखों पे एक तेज रोशनी पड़ती है और क्लेमन जब अपनी आंखों को खोलता है तो उसकी आंखों के सामने वार्डन खड़ा होता है। उसके बाद जब क्लेमन पीछे मुड़ के देखता है तो वो पाता है कि वो अभी भी रसिया की जमीन पर ही है, यानी कि वार्डन अभी भी उसे गिरफ्तार कर सकता है। ये सब देखने के बाद क्लेमन का दिल टूट जाता है। क्लेमन की 7 सालों की दिन रात की हुई मेहनत खराब जाने वाली थी, लेकिन अचानक यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कल्पना तो खुद क्लेमन ने भी नहीं की थी। वार्डन क्लेमन का खुद रास्ता छोड़ के साइड में खड़ा हो जाता है और क्लेमन को आगे जाने की अनुमति दे देता है। पहली बार क्लेमन को विश्वास नहीं होता, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। दरअसल वार्डन को क्लेमन के जिंदा रहने के जुनून और उसकी बहादुरी ने काफी ज्यादा प्रभावित कर दिया था, जिसकी वजह से वो क्लेमन को गिरफ्तार नहीं करता और उसे लौटकर अपने देश जाने देता है। इसके बाद फाइनली क्लेमन अपने देश जर्मनी लौट आता है। वो अपने देश आते ही सबसे पहले अपने घर जाता है। वो देखता है कि उसकी बेटी और वाइफ चर्च जाने वाले हैं, तो वो भी उनका पीछा करते हुए चर्च की तरफ चला जाता है। क्लेमन के चर्च के अंदर जाते ही क्लेमन की बेटी क्लेमन को पहचान लेती है। वो दौड़ के अपने पिता को गले से लगा लेती है। क्लेमन की वाइफ भी अपने पति को इतने सालों बाद जिंदा देख के बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और दौड़ के वो भी अपने पति को गले से लगा लेती है। ये तीनों एक दूसरे को प्यार से गले से लगाते हैं और ये प्यारी फिल्म भी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी हमें
सिखाती है कि अगर हम अपनी मंजिल को पाने के लिए दिन और रात दोनों लगा दें तो हमारे रास्ते के कांटे भी फूल बन जाते हैं और अंततः हमें सफलता जरूर मिलती है।